हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। और वास्तविक संख्याएं जो है हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब वास्तविक संख्याओं में हमें कुछ और भी टॉपिक दिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहली जो है वास्तविक संख्याओं में हमें जो है एक प्रमेय दी गई है, जिसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ बातें लिखी है जिसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो ये वास्तविक संख्याओं में एक जो प्रमेय है, जिसे क्या नाम दिया गया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, एक अंकगणित में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक प्रमेय दी गई है, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप ये जो कथन लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। देखते हैं अब ये प्रमेय हमें क्या बोलती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब अगर किसी को भाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता है, अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता है, तो वो जाकर इसके पहले वाला वीडियो देखें, जिसमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो जितनी भी भाज्य संख्या हैं, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितनी भी भाज्य संख्याएं हमने देखी हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक भाज्य संख्या है 10। ठीक है, 10 एक भाज्य संख्या है। क्यों है ये भाज्य संख्या? क्योंकि हम इस 10 को 10 के अलावा 2 और 5 से भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले इसके बात की है, तो आप जाकर वीडियो देखें अगर नहीं देखा है। अब मैंने इसके गुणनखंड किए तो क्या होगा, इसके गुणनखंड 2 गुना 5। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर संख्या ली 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। तो देखो 10 भी एक भाज्य संख्या है, 12 भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो प्रमेय बोल रही है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास जितनी भी भाज्य संख्याएं, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 और 12 जो है अभाज्य संख्याएं थी, इन दोनों को हमने क्या किया, इनको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 12 के जो गुणनखंड है उसमें भी 2 और 3, ये तीनों संख्याएं क्या है, जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी लिखा है यहाँ पर, हम वो भी पढ़ लेते हैं। तथा यह गुणनखंड, और ये जो गुणनखंड है ना, इनकी बात हो रही है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अब देखो इस 10 के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 है। अब मैं अगर इसको 5 और 2 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 5 का गुणा 2 में करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 10 आएगा। हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तब भी 10 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं इस 3 को आगे लिख दूं और 2 को कहाँ लिख दूं, पीछे लिख दूंगा, तब भी हमारे पास जो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, 12 ही आने वाला है। ठीक है, तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम, ये तो क्रम हो गया, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब सुनो, अद्वितीय शब्द का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई संख्या है तो उसके जैसी कोई और संख्या नहीं होगी। जैसे 2 गुणा 5 हमेशा 10 के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। क्या हम 2 गुणा 5 के सामने यहाँ पर 11 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा 2 को गुणा 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। और ये जो हमारे पास गुणनखंड है, ये क्या है, ये गुणनखंड हमारे अद्वितीय गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही 2 गुणा 3, ये भी क्या है, हमेशा 12 के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे, कभी भी ये किसी और दूसरी संख्या के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। किनको छोड़कर, क्रम को छोड़कर। अब क्रम आगे पीछे लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे पास इस जो भी हमारे पास अगली एक्सरसाइज आने वाली है, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या बातें दी गई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त होगी, कहाँ पर, 0 पर, कोई सी भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंडों में 2 और 5 आएंगे। क्या आएंगे, 2 और
5 आएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 10, अगर मैं 10 का इकाई अंक देखूंगा तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो इस 10 के गुणनखंडों में कौन कौन होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। ऐसे मैंने एक संख्या लिखी 20, 20 का भी इकाई अंक क्या है, देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अब इस 20 के जो है गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहां देखना है 20 जो है गुणनखंड करने के बाद किस रूप में बदल गया, 2 गुणा 5 के रूप में। तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना ही आना है। अगर किसी संख्या के गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा है, एक बार 2 और एक बार 5 नहीं आ रहा है, तो वो संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही मान लो अगर मैंने लिख दिया 12, 12 का इकाई अंक क्या है, 12 का इकाई अंक 2 है। अब देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3। अब देखो यहाँ पर 12 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 3। अब इस 12 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए जो 12 है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक और जो है संख्या ले लेते हैं, जैसे 60 है। अब 60 के गुणनखंडों में हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा ही आएगा। अगर ये संख्या, जो भी संख्या दी गई है, अगर वो 2 से और 5 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या हमेशा किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। इसमें आगे और भी 60 के गुणनखंड होंगे, ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। तो 60 के गुणनखंडों में एक बार 2 और एक बार 5 आ गया ना, तो अब ये जो संख्या देखो 60 जो है ये किस पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। और जिन संख्याओं के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आते हैं वो संख्याएं 0 पर समाप्त नहीं होगी। और अगर वो जो संख्या हमें दी गई होगी वो अगर 2 से और 5 से विभाजित नहीं हो रही है तब भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारे पास जो उदाहरण है बुक में उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले टॉपिक बताया है उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, संख्याओं 4 की घात n, ठीक है। अब 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त हो। अब समझना है हमें बात को। अब देखो ये जो 4 की घात n है, इसमें जो n हमें दिया गया ना, ये घात है हमारे पास, n जो है किस रूप में है, घात के रूप में। तो और ये जो n है ये प्राकृत संख्याएं, क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब 1 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याएं कहलाती। तो 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 5, 4 की घात 6, इन सभी संख्याओं को हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको हम n की जगह रख दें तो इस 4 की घात n का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 पर समाप्त हो, क्या हो जाए, 0 पर समाप्त हो। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंडों में हमें 2 और 5 दोनों मिलेंगे, यानी कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो हम देखते हैं, ठीक है, इसका हम हल लिखते हैं। क्या है हमारे पास, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 बराबर होगा 2 गुणा 2। अब देखो जब इस 4 को मैं घात के रूप में 4 की कुछ घात भी लगा दूंगा तब भी 4 की घात n बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 की घात n, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखना यहाँ पर 4 के गुणनखंडों में हमारे पास 2 तो है लेकिन कौन नहीं है, 5 नहीं है। अब देखना ये 4 जो है 2 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन ये 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 है लेकिन कौन नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। इसलिए कौन, 4 की घात n जो है, 4 की घात n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित
नहीं होगा। अब जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो क्या कभी भी इस 4 की घात n में शून्य आ सकता है क्या? शून्य अंतिम जो इकाई का अंक है वो शून्य नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है, नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो अब हमारे पास जो अगले टॉपिक रहेंगे आधारभूत प्रमेय के बाद और एक क्वेश्चन देखने के बाद, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इनको हल जरूर करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर हम जो है प्रोसेस बदलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यहां पर देखना क्या लिखा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी हरेक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ये एचसीएफ जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध, अब संबद्ध शब्द आया है, संबद्ध यानी कि दोनों संख्याओं में प्रयोग में आने वाले गुणनखंड या संख्याएं। ठीक है, दोनों में होगी या नहीं होगी ये मायने नहीं रखता है, अगर एक में भी है तो आपको उसकी सबसे बड़ी घात को लेना है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम के हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास जो है एग्जांपल है, हमें जो है क्या निकालना है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किनका किनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 6 और 20 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 3। ठीक है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5। ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हमें लाइन बनाकर हम, ठीक है, 6 का हम जो है 6 को भाग देंगे 2 से 3 बार में जाएगा, उसके बाद 3 का भाग देंगे 3 से तो 1 बार में जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से हम 20 के भी निकालेंगे। तो हमने ये गुणनखंड इस प्रकार से निकालें। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ जो है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, हर एक उभयनिष्ठ यानी दोनों संख्याओं में आने वाले गुणनखंड। यहाँ पर 6 में 2 है और 20 में भी 2 है, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि इस 2 को मैं इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको और सरलतम रूप में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, और यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, अब यहाँ देखना है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, हर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 भी है, यहाँ भी 2 है, 6 में भी 2 है और 20 में भी 2 है, दोनों में 2 2 है ना। और इसके बाद अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसके बाद देखो 3 ऊपर है लेकिन यहाँ पर 20 में नहीं है, 5 20 में है लेकिन 6 में नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ कौन है, 2 है। उसके बाद क्या लिखा है, सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात 2 की कौन सी है, 2 की घात 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 यानी कि 2। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसीएम की, किसकी, एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होगा, देखो मैं एलसीएम यहां लिख देता हूं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 6 और 20 का संख्याओं में संबद्ध, यानी हर एक संख्या जो एक के बाद एक संख्या आई है उनका प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, सबसे बड़ी घात लेना है, किनकी, जो संबद्ध संख्या है उनकी, दोनों में। अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 की जो बड़ी घात है वो कौन सी है, 2 की घात 2, फिर गुणा। अब 3 यहाँ पर ऊपर है नीचे नहीं है, वो हमें नहीं देखना है, एलसीएम में 3 है ना दोनों में, बस ये बात देखनी है। तो 3 की घात 1 ही सबसे बड़ी घात है, इसके बाद 5 की घात 1 ही सबसे बड़ी घात है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 क्या होगा, 4, 4 की घात 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 और 12 का गुणा 5 में करेंगे 60। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों टॉपिक को भी लिखना है आपको, इन ये परिभाषाएं लिखना है, और जिस तरह से मैंने सवाल को हल किया उसी तरह से आपको भी सवाल को हल करना है, और इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए। हमने पूर्णांक पढ़े हैं पहले, तो मुझे पूर्णांक आपको अभी बताने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। 0 से लेकर धनात्मक संख्याएं जितनी भी होगी वो सारी, और ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होगी वो सभी क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसका 0 के पहले -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब हम किन के लिए बात कर रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। किन के लिए बात कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो मैंने मान लिया है कि वो दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए और बी है। क्या है, ए और बी। अब इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के लिए यहां पर हमारे पास एक बात है, एक कथन है, जो क्या बोलती है कि इनका गुणनफल, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी ए और बी का गुणनफल, ये जो है बराबर होगा HCF ए बी के, जो भी ए और बी का HCF आएगा उसके, और क्या चीज होगी, LCM के। ए का गुणा बी में करोगे तो ये बराबर आएगा HCF ए बी गुणा LCM ऑफ ए बी। आप अगर मान लो, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है, हम इसके पहले वाला उदाहरण लेते हैं। तो मैंने 6 और 20 का HCF और LCM निकाला था। तो जो 6 और 20 का HCF आया था वो आया था 2, और LCM आया था हमारा 60। क्या आया था, 60। ठीक है, हमारे पास LCM और HCF क्या आए थे, 60 और 2। अब देखते हैं, और यहां पर जो संख्याएं हमें दी गई होगी ना वो क्या होंगी, ए और बी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 6, और बी बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, ए का मान क्या होगा, 6 होगा, और बी का मान 20 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी मानों को हम यहां इस समीकरण में रख देंगे। तो ए का मान है 6 और बी का मान 20 बराबर LCM और HCF हमारे पास दोनों है। HCF का मान कितना होगा बेटा, HCF का मान है 2 गुणा LCM का मान कितना है, 60। अब हम इस समीकरण में जो जो हमें संख्याएं दी गई उनका गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 120 आएगा, और 2 का गुणा करेंगे 60 में तब भी 120 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है इस कथन को लेकर सवालों को हल करना है। तो आई होप कि ये जो बात आपको दी गई है बहुत ही समझ में आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए है। इससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, क्या बोल रहा है एक प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 और 404 दोनों के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये किसके गुणनखंड आ गए हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड। ये हमारे पास 96 के गुणनखंड आ गए। ऐसे हम किसके निकालेंगे, 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। इसके बाद 101 किसी भी संख्या के जो है पहाड़े में नहीं आएगा, तो हम सीधे जो है 101 ही लेंगे। तो 101 के पहाड़े में जो है एक बार में आ जाएगा, या एक बार में इसका भाग चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लिख देते हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो 96 है, इसके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5, 2 की घात 5 गुणा 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया 2 की घात 5 गुणा 3। ये किसके गुणनखंड है, 96 के। इसके बाद कौन है हमारे पास, 404। 404 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2 गुणा 101।
ठीक है, देखो ना ये 2 और 2 है, 2 बार आया तो हमने 2 की घात 2 लगा दी और 101 जो है एक बार आया तो एक बार लिख दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले तो HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 96 और 404 क्या होगा बेटा, HCF ऑफ 96 और 404 क्या होगा, हमें क्या देखना है, HCF में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 उभयनिष्ठ है, 3 यहाँ 96 में है लेकिन 404 में नहीं है, 101 404 में है लेकिन 96 में नहीं है। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन है, 2 है। और 2 की छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है प्रश्न, HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो अब हम LCM ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो A गुणा B बराबर HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो HCF और HCF हम निकाल चुके हैं। LCM निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि A बराबर, माना A बराबर 96 तथा B बराबर मैं 404 मान लेता हूं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, हम एक बात जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी A और B का गुणनफल जो है वो बराबर होगा HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, LCM फाइंड करने वाले हैं। तो A क्या है हमारे पास 96 है, 96 गुणा B का मान है हमारे पास 404 बराबर HCF हमने निकाला है, कितना निकाला है, 4 निकाला है। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF ऑफ AB की जगह 4। ठीक है, और LCM ऑफ A और B क्या होगा, LCM किसका किसका निकाल रहे हैं, 96 और 404 का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 96 और 404। अब क्या करेंगे, इस 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, 96 और 404 के बटे में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अभी 4 से 404 जो है वो 101 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, LCM ऑफ 96 एंड 404। अब यहां पर हमारे पास जो संख्याएं बचेगी वो हम देख लेते क्या बचेगी, जो है यहां पर 404 तो 101 बार में 4 से कट गया, बचा क्या है, 96 और 101। ठीक है, तो 96 गुणा 101 बराबर LCM ऑफ 96 और 404। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 96 और 101 को गुणा करूंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा 9696 बराबर क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 96 और 404। तो ये आ गया हमारा उत्तर। देखो हमने क्या किया, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड किए थे उससे पहले हमने दोनों संख्याओं के गुणनखंड किए और फिर HCF निकाला। HCF के बाद LCM निकालने के लिए हमने सूत्र का प्रयोग किया है, A गुणा B बराबर HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB। इससे हमें क्या क्या पता था, यहाँ पर हमें A और B के मान पता थे, HCF पता था, इन सभी को यहाँ रख दिया और आखिरी में हमारे पास LCM जो है मिला है, हमें कितना मिला है, 9696। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको जो जो टॉपिक बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद हम अब एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा जरूर, अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आए तो फिर से जरूर देखें और इनको समझने की कोशिश करें। इसी पर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है। थैंक यू।